हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू सिंगल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, अपन जो एनसीईआरटी की 11th क्लास का 11th चैप्टर में जो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने कल प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ लिया था। आज हम आज की वीडियो में देखते हैं ट्रांसपायरेशन, बाष्पोसर्जन। तो बाष्पोसर्जन में अपन देखते हैं कि बाष्पोसर्जन क्या होता है, बाष्पोसर्जन कैसे होता है, कितने टाइप का होता है और किन के द्वारा होता है। जैसे स्टोमेटा के द्वारा होता है तो स्टोमेटा की मैकेनिज्म क्या होती है जिसके द्वारा बाष्पोसर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन में जो क्षति होती है ना, उसे हम बाष्पोसर्जन या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी प्लांट्स जो उसके अपर पार्ट यानी उनके जो ऊपरी अंग होते हैं ना, लीव्स है या फिर उनके अन्य कोमल अंग है, उनके द्वारा जो वाटर को जो वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है उसे ही बाष्पोसर्जन किया करते हैं। प्लांट्स लगभग अवशोषित जल का 1-2% ही यूज करते हैं और 98 से 99% तक बाष्पोसर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो यानी प्लांट्स के द्वारा केवल कितना जल यूज होता है, 1 से 2% ही यूज होता है और बाष्पोसर्जन के द्वारा व्यर्थ होता है 98 से 99% इसमें व्यर्थ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए बाष्पोसर्जन को कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कर्टिस ने बोला है बाष्पोसर्जन एक अनिवार्य बुराई है, यानी बाष्पोसर्जन जरूरी है लेकिन ये 98% जल का व्यर्थ करती है या बाष्प के रूप में बाहर निकालती है, इसके लिए इसको एक अनिवार्य बुराई बोला गया है। दूसरे वैज्ञानिक है स्टेवर्ट ने इनको बोला है बाष्पोसर्जन एक अपरिहार्य बुराई है, मतलब इसका जिसका कोई इलाज नहीं है, वो ऐसी बुराई है। तो लेकिन बाष्पोसर्जन को बुराई क्यों बोला गया है, आवश्यक बुराई इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि जो बाष्पोसर्जन की क्रिया होती है ना, उसमें व्यर्थ तो 98% होता है जल का, लेकिन प्लांट्स जैसे भूमि से जो जल का अवशोषण करते हैं, उसमें से अगर पूरे जल का बाष्पोसर्जन की क्रिया नहीं होगी तो जो रूट्स हैं या फिर जो तना है, लीव्स हैं, इनके द्वारा जो अधिकतम मात्रा जल की पहुंचेगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी। इसके लिए जो कोमल अंग हैं या फिर जो भी अंग पार्ट्स हैं प्लांट के, वो नष्ट होने लग जाएंगे, गल के नष्ट हो जाएंगे, इस तरह से पौधा खत्म हो जाएगा। इसके लिए बाष्पोसर्जन की क्रिया के द्वारा जो प्लांट से जो बाष्प के रूप में जल बाहर निकलता रहता है और जो प्लांट की उपापचयी है, मेटाबॉलिक क्रियाएं, वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। ठीक है, सबसे कम बाष्पोसर्जन किसमें होता है? मांसल मरुद्भिद सक्सुलेंट जीरोफाइट प्लांट में होता है। सबसे अधिक बाष्पोसर्जन होता है मीसोफाइट प्लांट में होता है। अब ये बाष्पोसर्जन की क्रिया होती किसके द्वारा है? पत्तियों के स्टोमेटा के द्वारा मुख्य रूप से बाष्पोसर्जन की क्रिया होती है, जो डे में ओपन होते हैं और नाइट में क्लोज होते हैं। ठीक है, तो बाष्पोसर्जन की क्रिया नाइट में नहीं होती है। स्टोमेटा के द्वारा O2 व CO2 का एक्सचेंज भी होता है, यानी पत्तियों में जो छिद्र होते हैं ना, उनको हम स्टोमेटा ही कहते हैं। पत्तियों की जो स्टोमेटा होता है उनमें एक सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स होती हैं। इनके टर्जर प्रेशर या इनकी स्थिति में जो बदलाव होता है उसके कारण ही स्टोमेटा ओपन या बंद होते हैं। गार्ड सेल्स है वो पानी एब्जॉर्ब करके जैसे फूल जाती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाती हैं, रात में जब वो पिचक जाती हैं तो नाइट में वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स जो होती है उनकी आंतरिक भित्ति रंध्र की छिद्र की तरफ से मोटी व तन्यतापूर्ण होती है, यानी बाहर की साइड से तो इसकी भित्ति होती है, पतली होती है, लेकिन आंतरिक भित्ति इसकी मोटी व तन्यतापूर्ण होती है। इसकी शेप कैसी होती है? इनकी शेप होती है किडनी शेप या वृक्काकार होती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। आप फ्रेंड्स को ध्यान रखना, एक तो इसकी शेप के बारे में पूछ लेते हैं, वृक्काकार होती है। दूसरा, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसके लिए स्टोमेटा की जो अन्य सेल होती है ना, जिनको हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं, उन सेल्स से ये थोड़ी भिन्नता लिए रहते हैं। तो इन सेल से अलग कैसे पहचानेंगे गार्ड सेल्स को? क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट के कारण। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, ग्रेमिनिया जो घासफूल होता है उसमें गार्ड सेल्स की आकृति डम्बलाकार होती है, डम्बल शेप्ड होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि ग्रेमिनिया घासफूल में स्टोमेटा में गार्ड सेल्स की शेप कैसी होती है, तो वो डम्बलाकार होती है। अब ये देखेंगे, स्टोमेटा जो होते हैं वो डाइकोट जो लीव होती है या उनकी निचली सतह पर प्रेजेंट होते हैं, और मोनोकोट लीव जिनको आइसोलेटरल लीव्स बोलते हैं, उनकी स्टोमेटा की दोनों सतह पर लगभग बराबर होते हैं। यानी जो मोनोकोट्स होते हैं उनकी ऊपरी और निचली दोनों सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा की उपस्थिति या प्रेजेंस के आधार पर ही बाष्पोसर्जन 3 टाइप्स का होता है। एक होता है रंध्रीय बाष्पोसर्जन,
दूसरा होता है उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन और तीसरा होता है बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल बाष्पोत्सर्जन भी इसको कहते हैं। लीव्स व अन्य कोमल अंगों पर उपस्थित रंध्रों से जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ना, उन्हें स्टोमेटल या रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहती हैं। ये लगभग 80 से 90% बाष्प के रूप में जल को बाहर निकालते हैं। दूसरा होता है उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन क्यूटिकुलर बाष्पोत्सर्जन ये बोलते हैं, जो शाकीय तनों और पत्तियों की जो क्यूटिकल होती है ना, जो क्यूटिकल्स प्रेजेंट होती है उनकी उनसे जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसे उपत्वचीय कहते हैं। ये लगभग 9% होती है। 9% किससे होता है? क्यूटिकुलर से होता है और 80 से 90% स्टोमेटल द्वारा होता है। तीसरे प्रकार के होते हैं बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। काष्ठीय तनों, पौधों के तनों और कुछ फलों की त्वचा में बातरंध्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनसे 0.1 से 1% तक बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो 3 प्रकार के बाष्पोत्सर्जन अपन ने देख लिए, रंध्रीय, उपत्वचीय और बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, अब एक और होता है फोलियर ट्रांसपायरेशन की क्रिया। फोलियर ट्रांसपायरेशन की क्रिया क्या होती है कि पत्तियों से होने वाला संपूर्ण बाष्पोत्सर्जन किस किस से होता है, किस किस रूप में होता है पत्तियों से? एक तो रंध्रीय होता है, दूसरा उपत्वचीय होता है। रंध्रीय प्लस उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन होता है, इसको हम फोलियर ट्रांसपायरेशन या पत्रक बाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कमी देखने को मिलता है, तो मैं आपको इसको बता रही हूँ कि फोलियर ट्रांसपायरेशन क्या है। रंध्रीय प्लस उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं फोलियर। ठीक है, अब कहते हैं जो स्टोमेटा अपने देखे, ये जो स्टोमेटा गार्ड सेल्स के कारण वो क्लोज और ओपन होती हैं, इनकी मैकेनिज्म होती कैसे है? तो अपने देखा कि जो गार्ड सेल्स होते हैं उन गार्ड सेल्स में टर्जर प्रेशर बढ़ता है तो पतली बाहर, तो टर्जर प्रेशर बढ़ता है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, और टर्जर प्रेशर कम होता है तो वो गार्ड सेल्स पिचक जाती हैं और नाइट में वो क्लोज हो जाते हैं। तो होती कैसे है इसकी मैकेनिज्म? गार्ड सेल्स में जब टर्जर प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, इसकी जो पतली बाहरी भित्ति है वो बाहर की ओर उभर आती है, क्योंकि किडनी शेप होते हैं तो बाहर की ओर इसकी भित्ति उभर आती है, और इसकी आंतरिक भित्ति होती है जो मोटी और तन्यतापूर्ण होती है ना, वो अर्धचंद्राकार स्थिति में चली जाती है। तो ऐसे इसमें किस तरह की शेप बन जाती है? इस तरह की शेप इसमें बन जाती है। तो इसकी मोटी पतली भित्ति तो बाहर की साइड हो गई और आंतरिक भित्ति इस तरह से हो जाती है, और इस तरह से ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा ओपन में गार्ड सेल्स की भित्तियों में उपस्थिति। अब ये एक चीज़ ध्यान रखना है, ये फ्रेंड्स ये पॉइंट हमें बहुत कम देखने को मिलता है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो मैंने आपको बता देती हूँ। माइक्रोफिब्रिल या सूक्ष्म सूत्राभ भी सहायता करते हैं, यानी गार्ड सेल्स की जो भित्तियाँ है उनमें कौन से फिब्रिल्स उपस्थित होते हैं? माइक्रोफिब्रिल्स, जिनको सूक्ष्म सूत्राभ भी कहते हैं, उनकी सहायता से होता है। ये किसके बने होते हैं? ये सेलुलोज से निर्मित होते हैं, और इनका जो विन्यास होता है वो अरीय क्रम में होते हैं, न कि यानी लॉन्जिट्यूडल नहीं होते, ये अरीय रेडियल क्रम में होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से स्टोमेटा को ओपन करने में सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि स्टोमेटा इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है। अब इसके बाद आगे कि जो स्टोमेटा ओपन तो हो गए, इसके बाद पानी की जैसी कमी होती है ना, यानी नाइट में गार्ड सेल्स की स्थिति है वो समाप्त हो जाती है, यानी गार्ड सेल्स फूलना बंद कर देती है, और आंतरिक भित्तियाँ इसकी मूल स्थिति में आ जाती है, यानी जैसे पहले पड़ी थी वैसे हो जाती है, और गार्ड सेल्स ढीली हो जाती है, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाती हैं। इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी इसकी दी गई है, जो सबसे ज़्यादा मान्यता इसको प्राप्त है, सक्रिय K+H+ विनिमयवाद या सक्रिय पोटेशियम परिवहनवाद भी इसको बोलते हैं। ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। K और H+ आयन एक्सचेंज थ्योरी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें K+ और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज होता है। ये थ्योरी किसने दी थी? लेविट 1974 और फ्रिज 1976, यानी लेविट और फ्रिज के द्वारा सक्रिय K+H+ विनिमयवाद या सक्रिय पोटेशियम परिवहनवाद की थ्योरी दी गई थी। इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में जो लाइट होती है, यानी दिन में क्या होता है, जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स में जो स्टार्च बनता है वो स्टार्च मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही गार्ड सेल्स में जो स्टार्च है वो मैलिक एसिड में परिवर्तन होना चालू करता है, तो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वह PEP यानी फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड की उपस्थिति में
फास्फोइनिल पायरुविक एसिड से क्रिया करता है किसकी, पेपकेस एंजाइम की उपस्थिति में, और CO2 तो इसमें आती है, तो इसके कारण ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण करता है। ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण करता है तो ये ऑक्जेलिक एसिड मैलिक एसिड में परिवर्तित होता है। तो स्टार्च का मैलिक एसिड में परिवर्तन कैसे होता है कि पहले कार्बोहाइड्रेट है वो PP से क्रिया करता है, ऑक्जेलिक एसिड बनाता है, फिर ऑक्जेलिक एसिड से मैलिक एसिड का निर्माण होता है। अब ये जो मैलिक एसिड होता है ना, मैलिक एसिड मैलेट प्लस H+ आयन में टूट जाता है, यानी इसका आयनीकरण हो जाता है मैलेट आयन और H+ आयन में ये टूट जाता है। ये जो H+ आयन होते हैं वो बाहर की ओर, गार्ड सेल से बाहर की ओर एपिडर्मल सेल्स में चले जाते हैं, और एपिडर्मल सेल्स जो गार्ड सेल्स के बाहर की ओर दूसरी सेल्स होती हैं उनको एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं ना, वो एपिडर्मल सेल्स हैं वो K+ आयन का अंदर की ओर गमन करती हैं, भेजती हैं, और गार्ड सेल्स में K+ आयन का प्रवेश हो जाता है। इस तरह से मैलेट आयन और K+ आयन आपस में क्रिया करते हैं और इनके द्वारा K मैलेट आयन लवण का एक निर्माण होता है, यानी K मैलेट यौगिक इसमें बनता है। अब जैसे ही अंदर K मैलेट यौगिक बनता है उनकी कोशिकाओं में, तो गार्ड सेल्स में OP की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाती है। OP का जैसे सांद्रता बढ़ती है, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होती है, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होती है, टर्जर प्रेशर बढ़ता है और साई का मान इसमें, यानी जल विभव का मान इसमें कम हो जाता है, और गार्ड सेल्स है वो टर्जिड हो जाती है और आयतन में इसकी वृद्धि हो जाती है, यानी स्फीत हो जाती है, और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना है इसकी जो pH जो होती है ना गार्ड सेल्स की, वो 7.5 होती है। इसकी pH कितनी होती है, 7.5 होती है। अब इसके विपरीत नाइट या डार्क में इसकी मैकेनिज्म होती है जिसके कारण स्टोमेटा क्लोज होते हैं। उसमें क्या होता है, जो गार्ड सेल्स होते, नाइट या डार्क में गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स में क्या होता है, CO2 की मात्रा बढ़ती है, O2 की मात्रा कम होती है और CO2 की मात्रा बढ़ती है। CO2 की मात्रा गार्ड सेल्स में बढ़ती है तो जो प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन AVA सेल्स में सक्रिय हो जाता है। जैसे ही हार्मोन AVA सक्रिय होता है वो गार्ड सेल्स की पारगम्यता विसरण में परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, K+ आयन है उसका अधिग्रहण, यानी K+ आयन जो एपिडर्मल सेल से आ रहे थे ना वो बंद हो जाते हैं और गार्ड सेल्स का अम्लीयकरण हो जाता है। गार्ड सेल्स का जैसे ही अम्लीकरण होता है तो H+ आयन है वो अंदर की ओर जाती है और K+ आयन है वो बाहर की तरफ गमन करते हैं, जिससे सेल्स के अंदर pH कम हो जाती है और पुनः स्टार्च का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे ही स्टार्च का निर्माण शुरू होता है OP है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया होती है, टर्जर प्रेशर भी कम हो जाता है और साई का मान बढ़ने लगता है, जिससे गार्ड सेल्स की आयतन कम हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से अपन ने देखा K+H+ आयन थ्योरी कि इसमें स्टोमेटा जो क्लोज होते हैं तो H+ आयन अंदर बढ़ जाते हैं, और जो स्टोमेटा ओपन होते हैं तो इसमें K+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज अपन ने देखा कि ट्रांसपिरेशन कैसे वर्क करता है, कैसे इसमें स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। तो कल की वीडियो में हम इसको प्रभावित यानी इफेक्टिव करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे, साथ में इसकी इम्पोर्टेंस है वो भी देखेंगे, है ना। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और अधिक से शेयर कर दीजिए, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।